नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बुरी तरह से घिर गए हैं, फंस गए हैं। चारों तरफ से उन पर हमले हो रहे हैं। देश के अंदर उनकी मुखालफत बढ़ती जा रही है। वो जिस तरह से उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी है, शुरुआत में भले ही उन्हें सफलता मिली और उसको लेकर इजराइल में उत्साह भी दिखा, लेकिन ईरान ने जिस तरह से जवाबी हमले किए और तबाही मचा दी इजराइल में, उसके बाद से इजरायली जनता ही उनके खिलाफ हो रही है। उनकी सरकार के लोग ही उनसे असहमत हो रहे हैं, उनसे मतभेद पैदा हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बहुत ही खतरनाक किस्म के नेता की बन गई है। एक ऐसे नेता की बन गई है जो अहंकारी है, खूनी है, जो कसाई है, जो अमानवीय है और युद्ध अपराध करने से बाज नहीं आ रहा है, और एक हद दर्जे का अड़ियल है, मनमानी करने पर उतारू नेता है। इस तरह की एक छवि बन रही है। यहाँ तक कि जो इजराइल के समर्थक हैं अमेरिका में भी, उनमें भी एक बड़ा हिस्सा अब नेतन्याहू के अड़ियल पने और ज़िद्दी पने से आजिज आ गया है और उनके खिलाफ बोलने लगा है। तो नेतन्याहू जो खुद को एक नायक, एक हीरो बनाने या स्थापित करने के इरादे से निकले थे, आज एक खलनायक के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। और ये सब परिवर्तन हुआ है ईरान पर हमले के बाद से। ईरान पर हमला उन्होंने बिना सोचे समझे किया। इजरायली इस्टेब्लिशमेंट में ये माना जाता है, वहाँ के सैन्य सलाहकारों का ये मानना है, सेना का मानना है, उनके राजनीतिक सहयोगियों का ये मानना था कि बिना अमेरिका को साथ लिए ईरान पर हमला मत करो, क्योंकि वो भारी पड़ सकता है। लेकिन नेतन्याहू नहीं माने और अकेले ही उन्होंने हमले शुरू कर दिए। और कहा यह जाता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील लगभग तय हो गई थी, रविवार को उस पर साइन भी हो सकते थे, उसके ठीक एक दिन पहले उसको सबोटाज करने के लिए उन्होंने ये हमला कर दिया ताकि युद्ध चलता रहे। अगर डील हो गई तो उनको सत्ता से हटना पड़ेगा, और सत्ता से हटना ही नहीं पड़ेगा बल्कि जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे चल रहे हैं, जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। उनकी वजह से वो वैसे ही तलवार की धार पर चल रहे थे। अब जबकि स्थितियां और विपरीत हो गई हैं, शुरुआती पहले हमले में उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी मिली और वो आप जानते ही हैं कि अमेरिका भी खुश हो गया, उसके पिछलग्गू देश भी खुश हो गए, इजराइल को सपोर्ट करने वाले भी खुश हो गए। लेकिन उसके बाद से जब से ईरान ने पलटवार किया है, अपनी मिसाइलों का ज़बरदस्त हमला उसने किया है, और उसके जो पूरा रक्षा तंत्र है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग वगैरह वगैरह, एरो 1, एरो 2, सबको छकाते हुए जिस तरह से हमले जारी रखे हैं और इजराइल में तबाही मचाई है, चाहे वो राजधानी तेल अवीव में तबाही मची हो, या हाइफा के बंदरगाह में तबाही मची हो, या उसका रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग को ढा दिया गया हो, या जो इकोनॉमिक जोन है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के ऑफिसेज हैं वहां पर हमला करके वहां तबाही मचा दी हो, हॉस्पिटल को एक ढा दिया हो। इस तरह से उसने हर रोज़ पिछले 8 दिनों से लगातार हमले करके इजराइल का जो अपराजेय छवि थी कि वो उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी हमले कर सकता है और उसको कोई टच भी नहीं कर सकता है, ये जो मिथ था, ये जो भ्रम था, वो ध्वस्त हो गया है। नेतन्याहू पिछले 20 महीनों से लगातार हमले पर हमले किए जा रहे थे। उन्होंने गजा पट्टी को ही नहीं निशाना बनाया, उन्होंने लेबनान पर लगातार हमले किए, और यहाँ तक कि यमन में भी यूती जो संगठन है आतंकवादियों का, उस पर भी हमले किए और बुरी तरह से हमले किए। लेबनान के बहुत बड़े इलाके को ध्वस्त किया। गजा पट्टी में तो आज भी
वो लगातार हर दिन 150 लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं अपने फौज से। तो इस सब से जिस तरह से उन्होंने युद्ध छेड़ा था ईरान की प्रॉक्सीज के खिलाफ, उसमें तो उन्हें एक तरह की विजय हासिल हुई थी और उससे इजरायली जनता में खुशी भी थी और अमेरिका भी खुश था, क्योंकि अमेरिका का पिट्ठू है इजराइल। अमेरिका इजराइल को मध्य पूर्व की राजनीति में इस्तेमाल करता है और जब उसका पिट्ठू इस तरह से काम कर रहा हो तो उसे खुशी होनी लाजमी है। और उसने इजराइल को हर तरह से मदद की, तमाम तरह के हथियार दिए, पैसे दिए, लगातार दिए और उसकी वजह से नेतन्याहू ये सब करते रहे। लेकिन नेतन्याहू ने जो चूक कर दी ईरान पर हमला करने की या ईरान को कमतर आंकने की कि ईरान तो कमज़ोर देश है, वो 2000 किलोमीटर दूर बसे इस देश को तबाह कर देंगे अपने एयर पावर से, उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट कर देंगे, उसके सैनिक अड्डों को नष्ट कर देंगे, वहाँ अयतुल्ला अली खामेनेई को मार डालेंगे और सत्ता परिवर्तन भी कर देंगे। इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स लेकर वो चले थे, लेकिन उनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव को वो हासिल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर के कुछ बड़े सैन्य अधिकारियों की हत्या करने में और कुछ जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनकी हत्या करने में वो कामयाब हो गए, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा नुकसान वो ईरान का नहीं कर पाए। ठीक है, ये भी है कि ईरान की तुलना में कम जनहानि इजराइल में हुई है। ईरान में अगर 700-800 लोग मारे गए हैं तो इजराइल में 50-60 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इजराइल में जो तबाही हुई है या लोग मारे गए हैं उनके आंकड़े बुरी तरह से छिपाए जा रहे हैं, पूरा बैन लगा हुआ है, कोई एक वीडियो भी नहीं बना सकता है, इस तरह के कानून लागू कर दिए गए हैं। तो इजराइल के बारे में हमारे पास जानकारियां बहुत कम आ रही हैं, इसलिए उसकी तबाही के बारे में भी हम ठीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जितनी भी खबरें आ रही हैं, चाहे वो पश्चिमी स्रोतों से ही आ रही हों, वो सब बताती हैं कि इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। तो इजराइल को नुकसान हुआ, इसकी वजह से जो नेतन्याहू का कद बना था पिछले 20 महीनों में, इस 1 हफ्ते 10 दिन को छोड़कर, वो भी धड़ से नीचे आ गया है, वो भी दरक गया है, ध्वस्त हो गया है और अब नेतन्याहू बड़ी मुश्किल में है। अब देखिए कि किस किस तरह से ईरानी मिसाइलों ने हमले किए हैं और नुकसान पहुंचाए हैं। बुनियादी ढांचे और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाइफा तेल रिफाइनरी जो है वो उसका प्रमुख बंदरगाह है हाइफा, और वहीं पर ये रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया है। उसके पाइपलाइनों और ट्रांसमिशन लाइनों को उसने नुकसान पहुंचाया, जिससे पूरी तेल सप्लाई बाधित हुई है। और इन रिफाइनरियों को, हालांकि मुख्य रिफाइनरी चल रही है, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं बंद करनी पड़ी हैं और इसकी वजह से उसका दीर्घकालिक असर इजराइल के तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। तेल अवीव में जो रिहायशी इलाके हैं उस पर मिसाइलें गिरी हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इजराइल का जो रक्षा बल है IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उसके मुख्यालय के पास तक ईरान अपनी मिसाइलें गिराने में सक्षम हो गया है, गिराई हैं। रामत गान एक इलाका है तेल अवीव के पास ही, वहाँ भी 9 इमारतें उसने ध्वस्त की हैं। रिशोन लेजियन में घरों को नुकसान पहुँचा है। बेरशेबा में जो सोरोका मेडिकल सेंटर जिसकी बात अभी मैं कर रहा था, उस पर हमला हुआ है। अस्पताल के कई वार्ड ध्वस्त हो गए हैं और उसका पूरा ढांचा ढह गया है और उसके पास जो सैन्य ठिकाना था उस पर भी असर पड़ा है। तो ये लगातार नुकसान हुए हैं। आर्थिक नुकसान भी इसकी वजह से हुआ है इजराइल को। उसका स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग पर जो हमला हुआ है उससे जो नुकसान हुआ है वो $475 बिलियन का नुकसान हुआ है। 3% की गिरावट हुई है। ये एक बड़ा नुकसान है इजराइल जैसे छोटे देश के लिए। और तेल आपूर्ति, जैसा हाइफा रिफाइनरी में तेल आपूर्ति की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ है। तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग विस्थापित हो गए हैं इन मिसाइल हमलों की वजह से। जो मकान
और इमारतें ध्वस्त हुई हैं। उनकी वजह से इतने लोग उनका पुनर्वास करना होगा। ये ज़्यादातर हमले तेल अवीव, रामत गान, बतयम जैसे क्षेत्रों में हुए हैं और इन इलाकों में जो मलबा है उसके नीचे भी लोग दबे हुए हैं, उनको निकालने के अभियान चल रहे हैं। तो ये आर्थिक नुकसान हुआ है। फिर सैन्य नुकसान भी हुआ है। जो नेवातिम एयरबेस है इज़राइल का, वहाँ पर फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ, उसको नुकसान हुआ है। इज़राइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2-3 प्रणालियाँ भी इस ईरान के हमलों को रोक नहीं पाई हैं। और एक ये जो मिथ था कि ईरान का ये रक्षा सिस्टम अभेद्य है, उसकी पोल खुल गई है। वहाँ भी हमला करने में ईरान कामयाब रहा है। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने F-35 लड़ाकू विमानों को 4 को गिरा दिया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर ये हुआ है तो ये भी एक बड़ा नुकसान है। तेहरान हवाई अड्डे पर नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने, और उसकी वजह से वहाँ से यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सारा कुछ हुआ है, और उससे ज़्यादा असर तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुआ है इजरायली जनता को, क्योंकि जो इजरायली जनता ये मान रही थी कि उसको कुछ नहीं होने वाला है, वो सबसे सुरक्षित है, उसको जब इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ा और हर घंटे 2 घंटे में सायरन बज रहा है, उन्हें भागकर शेल्टर में, बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि युद्ध क्या होता है, हमला क्या होता है, नुकसान क्या होता है, जानो माल जाने का गम क्या होता है। अभी वो केवल ये देख रहे थे कि इज़राइल किस तरह से दूसरों को नेस्तनाबूद कर रहा है, ज़मीन दोज कर रहा है, तबाह कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, उस पर वो खुश हो रहे थे। अब उनको खुद उससे भुगतना पड़ रहा है, तो उनकी जो मानसिक अवस्था है वो बिगड़ गई है और वो बुरी तरह से परेशान हैं, और इसकी वजह से उनमें गुस्सा भी पैदा हो गया है। हज़ारों लोग जो विस्थापित हुए हैं वो अपने घर बेघरबार हो गए हैं, खाने पीने सब का इंतज़ाम गड़बड़ हो गया है, वो गुस्से से भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी ज़बरदस्त आलोचना हो रही है, और उनका जो कैलकुलेशन था वो जो गलत साबित हुआ है, अपने मनमाने ढंग से काम करने का तरीका उनका है, उसकी आलोचना हो रही है। और इस वजह से आज नेतन्याहू की हालत बहुत बहुत बदतर हो चुकी है। अब अमेरिका की तो मजबूरी है, इस समय वो करे तो क्या करे और ना करे तो क्या ना करे। वो मन मार कर भी इज़राइल के साथ है, नेतन्याहू के साथ है, लेकिन कोई हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कोई एक ऐसा प्लॉट अगर वाशिंगटन डीसी में बन रहा हो जिसमें नेतन्याहू को रिमूव करने की भी बात हो, उनकी जगह किसी और को लाने की बात हो, तो कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका की हुक्म उदूली भी की है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो कुछ नेतन्याहू कर रहे हैं उसमें 100% अमेरिका की सहमति रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अमेरिका की सहमति 95% रही हो और 5% नेतन्याहू ने अपनी मनमानी से किया हो। ख़ास तौर पर आप देखिए कि गज़ा पट्टी पर जिस तरह का उन्होंने कहर बरपाया है। एक हद के बाद अमेरिका तो चाह रहा था कि एक हद के बाद रुक जाए, युद्ध विराम हो, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने, उन्होंने कत्लेआम जारी रखा। इसके बाद ईरान पर हमले की जिद भी उन्हीं की थी। वही अमेरिका से कह रहे थे कि आप आइए, हम ईरान को तबाह करते हैं। उसके परमाणु कार्यक्रम का तो बहाना था, लेकिन ईरान का सत्ता परिवर्तन किया जाए ईरान में और खामेनेई की हत्या कर दी जाए, ये नेतन्याहू का प्लान था, जो कि अब एक तरह से उसका वजूद ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो संभव नहीं दिख रहा है। अमेरिका तक पीछे हट रहा है ऐसा करने से। ठीक है कि B-2 बम वर्षक के इस्तेमाल की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि 15 दिन का जो समय दिया गया है इसमें समझौता हो जाए, और अगर नहीं होता है तो फिर अमेरिका इजराइल के साथ ईरान पर हमला करेगा। लेकिन ये 15 दिन की बात है।
हो सकता है कि बीच में ही ट्रंप का इरादा बदल जाए और वो वार्ताओं को दरकिनार कर दें और हमला करने के चले आएँ। ये ट्रंप का मिजाज है। हम सब जानते हैं कि वो अस्थिर दिमाग के व्यक्ति हैं, बहाने खोज रहे हैं। अब जैसे उन्होंने अपनी ही इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट को झुटला दिया है। तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी सीनेट में बताया था कि ना तो ईरान के पास परमाणु बम है और ना ही वो परमाणु बम बना रहा है, बनाने की स्थिति में भी नहीं है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मार्च में, लेकिन अब ट्रंप को वो स्टेटमेंट सूट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि तुलसी गबार्ड ने झूठ बोला था, गलत बोला था, ऐसा कुछ नहीं है और ईरान परमाणु बम बना रहा है। तो वो एक आधार तो ढूंढ रहे हैं अपने हमले को जस्टिफाई करने के लिए। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में ये चीज़ें भी चल रही हैं। अगर अमेरिका नेतन्याहू के साथ आता है और हमले करता है तो शायद नेतन्याहू को एक और जीवन दान मिल सकता है, क्योंकि उस युद्ध की आड़ में वो अपने आप को बचा सकते हैं। फिर तो अमेरिका लीड करेगा, अमेरिका जंग में उतरेगा और इजराइल को साथ होना ही पड़ेगा, और उस जंग की सूरत में नेतन्याहू को कोई हटाने की बात भी नहीं सोचेगा, उनको हटाएगा भी नहीं। तो नेतन्याहू फिर से सत्ता पर काबिज रहे आएंगे। बिल क्लिंटन ने कहा है, आज ही उनका स्टेटमेंट आया है कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहना चाहते हैं और इसलिए ये सब कर रहे हैं। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कह रहे हैं और ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि नेतन्याहू ने ये गलती की है, ये मनमानी की है। वो जिस तरह के कट्टरपंथी ज़िद्दी नेता है, उन्होंने तुर्की ने अगर उन्हें हिटलर कहा है, हिटलर का रूप बताया है, तो कोई हैरत की बात नहीं है। वो हिटलर की तरह हैं, वो उन तमाम तानाशाहों की तरह हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार किए, कत्लेआम किए। तो अगर भारत में नेतन्याहू के प्रशंसक हैं तो उनकी मानसिकता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो अंदर से कितने अमानवीय होंगे। जो उन्हें मित्र बताते हैं वो भी उन्हीं की तरह होंगे, ये आप मान कर चलते हैं, जिन्हें मानवीय संवेदना जिनके अंदर तनिक भी नहीं है, जो हत्या की राजनीति में, युद्ध की राजनीति में भरोसा करते हैं। खैर, तो नेतन्याहू के लिए अब आखिरी उम्मीद की किरण है अमेरिका का उनके साथ आना और ईरान पर हमला करना। अगर ऐसा नहीं होता, ये 15 दिन के अरसे में कोई सहमति बन जाती है, जो यूरोपीय यूनियन के जो अधिकारी हैं और विदेश मंत्री हैं उनके साथ बातचीत में अगर कोई समाधान निकल आता है तो नेतन्याहू के दिन पूरे हो गए मान लेना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं होता है या उसको नहीं होने दिया जाता है, वो ट्रंप की तरफ से भी नहीं होने दिया जा सकता होगा, नेतन्याहू भी कोई और गेम खेल सकते हैं, उसकी वजह से भी बिगड़ सकती है बात। और चूंकि जंग चल रही है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, इस हमले में ही अगर कोई ईरान से बड़ी गलती हो जाए तो उसका बहाना बनाकर भी अमेरिका, ट्रंप हमला कर सकते हैं ईरान पर। तो ये आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन नेतन्याहू तब तक संकट में हैं जब तक अमेरिका उनके साथ हमले के लिए नहीं आता है। अगर ये नहीं होता है तो नेतन्याहू का भविष्य अब अंधकारमय है। जैसे ही शांति स्थापित होगी, नेतन्याहू को सत्ता से हटना भी पड़ेगा, नेतन्याहू को जेल भी जाना पड़ेगा। ये सुनिश्चित दिख रहा है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये जो उन्होंने एक ऐसे ऑब्जेक्टिव रख दिए हैं जो कि अमेरिका के लिए भी बड़े धर्म संकट पैदा करने वाले हैं। हालांकि ट्रंप के लिए कोई धर्म नहीं है और ना ही कोई धर्म संकट वो महसूस करते हैं, जब वो खुद भी कह सकते हैं किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या की बात, खमैनी की बात उन्होंने भी कही है, तो उनसे कोई आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। उनका भी चरित्र कमोबेश नेतन्याहू जैसा ही है, वो भी उसी तरह से व्यवहार कर सकते हैं मौका आने पर। तो देखना यह है कि इन 15 दिन के अरसे में क्या होता है, कैसे चीज़ें मूव करती हैं और नेतन्याहू का भविष्य गर्त में जाता है या वो फिर से एक बार उन्हें मौका मिलता है खड़े होने का, हीरो बनने का,
इज़राइल में। लेकिन अगर ईरान ने इन अगले 2, 4, 5 दिनों में उसे और नुकसान पहुंचा है इज़राइल का, अब हर दिन भारी पड़ रहा है नेतन्याहू के लिए। हर दिन जितना नुकसान ईरान पहुंचा रहा है उतना उनके खिलाफ माहौल भी बन रहा है। इसीलिए वो कल नहीं, आज ही चाहते हैं कि अमेरिका आ जाए और हमले में शामिल हो जाए। जितना देर अमेरिका करेगा उतना इज़राइल का भी नुकसान होगा, नेतन्याहू का भी नुकसान होगा। लेकिन नेतन्याहू अपने को मजबूत करके, जोड़ तोड़ करके अपने को बनाए रखने के लिए और अमेरिका की यहूदी लॉबी के ज़रिए प्रेशर क्रिएट करके ट्रंप प्रशासन पर अपने लिए रास्ता खोज सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इज़राइल छोड़कर भाग जाए। वो बचने के लिए उन्हें कोई सुरक्षित जगह यूरोप में या अमेरिका में दे दी जाए और वो भागकर वहाँ शरण ले लें। ये बहुत संभव है अगर वैसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं। अभी नेतन्याहू ने 1-2 दिन पहले ही कहा कि इज़राइल ने उनके बेडरूम तक पर निशाना साधा है मिसाइल से, यानी वो भी असुरक्षित हैं उस देश में। खुद प्रधानमंत्री ये कह रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिसाइल सचमुच में ऐसी जगह गिरे जहाँ पर वो हों और उनका खेल ख़त्म हो जाए। तो अभी ये सारी संभावनाएं हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि नेतन्याहू मध्य पूर्व का एक बहुत बड़ा खलनायक है, जिसने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर रखा है, परेशान कर रखा है, खून खराबा फैला रखा है, आतंक पैदा कर रखा है, और जिसकी वजह से एक मुसलसल एक लड़ाई का, युद्ध का माहौल बना रहता है। उनका जाना बहुत ज़रूरी है और इज़राइल में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ इज़राइल के चरित्र में भी परिवर्तन लाजमी है। ये सोचना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाला कोई नेता क्या इतने लंबे समय तक कहीं किसी इस पद पर बने रहना चाहिए? ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने यक्ष प्रश्न है, उसे सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।